नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। हेल्थ पॉलिसी धारकों के लिए अच्छी खबर है। जनरल इंश्योरेंस काउंसिल यानी कि जीआईसी ने कैशलेस एवरीवेयर मुहिम की शुरुआत की है और इसके तहत बगैर पैनल वाले अस्पतालों में भी पॉलिसी होल्डर्स को कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन की सुविधा मिल पाएगी। ऐसे में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। समझेंगे कि इससे हेल्थ पॉलिसीज के क्षेत्र में कितना बदलाव आएगा, इससे कंज्यूमर को कितना फायदा पहुंचेगा और साथ ही साथ कैशलेस एवरीवेयर मुहिम से जुड़े दूसरे पहलुओं पर भी एक्सपर्ट से करेंगे खास चर्चा। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए, मैं लौट रहा हूं खास मेहमानों के साथ। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स के लिए एक अच्छी खबर है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को रिप्रेजेंट करने वाली संस्था जनरल इंश्योरेंस काउंसिल यानी जीआईसी ने इलाज की प्रक्रिया को और आसान बना दिया है। जीआईसी ने इसके लिए कैशलेस एवरीवेयर मुहिम की शुरुआत की है, जिसके तहत अब हेल्थ इंश्योरेंस के बीमा धारकों के लिए कैशलेस इलाज में नेटवर्क हॉस्पिटल का झंझट नहीं होगा। अब हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में कैशलेस इलाज करा सकेंगे। अभी तक हेल्थ इंश्योरेंस रखने वाले लोगों को कैशलेस इलाज की सुविधा सिर्फ उन अस्पतालों में मिल पाती थी जो उनकी बीमा कंपनी के नेटवर्क का हिस्सा होते थे। नेटवर्क के बाहर के हॉस्पिटल में इलाज कराने पर पहले उन्हें अपनी जेब से इलाज में आए खर्च की रकम चुकानी पड़ती थी। बाद में हेल्थ बीमा पॉलिसी होल्डर इलाज में आए खर्च का क्लेम अपनी बीमा कंपनी से करता था। बीमा कंपनी सभी जरूरी वेरिफिकेशन के बाद ही क्लेम का निपटारा करती थी। ऐसे में बगैर पैनल वाले हॉस्पिटल में इलाज कराने पर पॉलिसी होल्डर का पैसा बीमा कंपनी के पास तब तक फंसा रहता था जब तक उसके क्लेम का निपटारा ना हो जाए। कई बार इलाज महंगा या ज्यादा दिन तक चलने के चलते पॉलिसी होल्डर की दिक्कतें बढ़ जाती थीं। इससे कैशलेस इलाज का मकसद पूरा नहीं हो पाता था। ऐसे में कैशलेस एवरीवेयर की शुरुआत हेल्थ पॉलिसी लेने वालों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी को सिक्योर करेगी। जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ने कैशलेस एवरीवेयर की शुरुआत करने से पहले सभी जनरल और इंश्योरेंस कंपनियों के साथ सभी पहलुओं पर बातचीत की। इसके तहत इमरजेंसी के मामलों में पॉलिसी होल्डर को भर्ती होने के 48 घंटे के भीतर इंश्योरेंस कंपनी को सूचना देनी होगी। इमरजेंसी केस नहीं होने के मामले में पॉलिसी होल्डर को इंश्योरेंस कंपनी को भर्ती होने के 48 घंटे पहले अपने इलाज को लेकर इन्फॉर्म करना होगा। कैशलेस एवरीवेयर का लाभ केवल उन्हें ही मिलेगा जिनकी हेल्थ पॉलिसी कैशलेस है। वहीं मरीज को किसी भी अस्पताल में कैशलेस सुविधा तो मिलेगी, लेकिन वो पॉलिसी की शर्तों के मुताबिक ही होगी। पॉलिसी की शर्तों के तहत लगने वाले फिक्स चार्जेस ही मान्य होंगे। फिलहाल तो मौजूदा समय में देश में करीब 40,000 ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां कैशलेस इलाज की सुविधा है, यानी अब कोई भी इन हॉस्पिटल में कैशलेस इलाज की सुविधा ले सकेगा। फिलहाल जीआईसी की ये पहल कैशलेस इलाज की दिशा में मील का पत्थर साबित होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुका है। हम जुड़ रहे हैं डॉक्टर गिरधर ज्ञानी, महानिदेशक हैं एएचपीआई के यानी कि एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर ज्ञानी आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं महावीर चोपड़ा जी, फाउंडर हैं बेशक.org के। महावीर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं आशुतोष श्रीवास्तव, जाने माने एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। बहुत बहुत स्वागत है आशुतोष आपका भी हमारे शो पर। मैं मिस्टर चोपड़ा आपसे चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं। डॉक्टर ज्ञानी से मैंने कल भी इस बारे में चर्चा की थी, काफी कुछ इंसाइट्स मिले उनसे, लेकिन आपको यह आइडिया कैसा लगा? ये इंश्योरेंस फॉर ऑल की एक अवधारणा लेकर हम चल रहे हैं और कैशलेस एवरीवेयर, ये कहीं मिल रही हैं, बात एक ही है? कैसा आपको ये आइडिया कैसा लगा? ये आइडिया बहुत ही बेहतरीन है। कस्टमर के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो होता है कि कैश जनरेट करना जब उनको जरूरत हो कैश की, राइट। इंश्योरेंस हम इसीलिए हो तब हमको हमारे खुद की जेब से कैश ना भरना पड़े और बेसिकली एक इंश्योरेंस कंपनी है जो पे कर सके। इसमें कैशलेस होने से दो फायदे होते हैं कि एक तो आपके जेब से पैसे नहीं जाते हैं और फिर आप क्लेम नहीं करते, और दूसरा है कि पेपर वर्क काफी सिंपल हो जाता है क्योंकि आपने सारे पेपर वर्क जब कस्टमर और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में वो बहुत कम होता है और बहुत छोटे पीरियड में आपका क्लेम पास हो सकता है। तो ये दो कारणों की वजह से
कैशलेस एवरीवेयर बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, ये अच्छी पहल है और इससे काफी सारे कस्टमर्स के लिए ये राहत होगी कि जहां पे हॉस्पिटल में कैशलेस नहीं अवेलेबल था, वहां पे भी अभी वो धीरे धीरे करके वो लोग यूज कर पाएंगे कैशलेस इन दोज हॉस्पिटल्स। एब्सोल्युटली। डॉक्टर ज्ञानी, कल भी आपसे बातचीत हो रही थी। इनफैक्ट ये एक खास तौर से छोटे शहरों में जहां पर बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनियों का पेनिट्रेशन तो होता है आजकल, मैं ये तो नहीं कहता कि पेनिट्रेशन नहीं है, वहां पर है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि उनके नेटवर्क में वो हॉस्पिटल्स नहीं होते, इसलिए वो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग इंश्योरेंस कराते भी नहीं हैं। वो कहते हैं कि हम करा भी देंगे तो क्या फ़ायदा हो जाएगा, फलां फलां जो हॉस्पिटल हमारे आसपास हैं वो तो इनके पैनल में हैं ही नहीं। तो आपको लगता है कि वहाँ पर जो छोटे शहरों के लोग हैं उनके लिए एक फ़ायदेमंद बात होगी सर? देखिए, हमने अपने मेंबर से बात की थी कल इसके सिलसिले में। जी। तो इन जनरल तो देखिए सभी ये अच्छा मानते हैं कि इससे दायरा बढ़ जाएगा, पब्लिक का दायरा बढ़ जाएगा, हॉस्पिटल का नेटवर्क का दायरा बढ़ जाएगा। समस्या सिर्फ छोटे अस्पताल यही मुझे कह रहे थे कि भाई हमारे यहाँ कैश फ्लो जो है ना हमेशा प्रॉब्लम रहती है, इसलिए वो कई बार गवर्नमेंट की स्कीम में नहीं जाते हैं, क्योंकि वहां पे पेमेंट जो है ना 3 महीने 4 महीने के बाद आता है। यस। जैसे पीएमजेवाई है, आयुष्मान भारत योजना है। लेकिन प्राइवेट का पैसा कम से कम हमें ये जानते हैं कि 1 महीने के अंदर आ जाता है। तो अगर कैश फ्लो हम इंप्रूव कर सकें इसको, यानी इंश्योरेंस कंपनी टीपीए के थ्रू जो पेमेंट आता है अगर वो टाइमली आए, तो हमारे जो छोटे अस्पताल हैं वो भी इसमें सम्मिलित होना अच्छा लगेगा उनको। सिर्फ ये एक और फाइनल बात ये आ रही है कि जो रेट फिक्स होंगे, क्योंकि जो पेशेंट जा रहा है एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में, और इंश्योरेंस जिस इंश्योरेंस के थ्रू वो जा रहा है उसके जो रेट्स होंगे और जो अस्पताल जहां जा रहा है उसके रेट्स जो होंगे उसमें फर्क हो सकता है। तो वो थोड़ा सा अभी डिस्कशन होना है जीआईसी के साथ हम लोगों का, वो मुझे लगता है, लेकिन हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तो ओवरऑल अगर आप कहें तो ये हमारे देश के लिए बहुत ही एक अच्छा स्कीम है। हमें दायरा बढ़ाना है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को इस देश में लाना है। बट एक्चुअली डॉक्टर ज्ञानी, यू हैव अ वेरी वैलिड पॉइंट। और मैं चोपड़ा साहब आपसे पूछना चाहूंगा, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हॉस्पिटल्स के हैं। नंबर वन कि कैश फ्लो, छोटे हॉस्पिटल्स, छोटा शहर, वहां ऑलरेडी वैसे भी कैश का थोड़ा बहुत इश्यूज रहते ही हैं। दूसरा, ये कैसे तय होगा कि इंश्योरेंस कंपनी ने जो रेट बताए हैं या बोले हैं, या जिन रेट्स पर शर्तों को रखा गया है वो मैच कर रही है या नहीं कर रही है। बड़े हॉस्पिटल्स में, चेन्स में तो हो जाता है ये, लेकिन छोटे हॉस्पिटल्स में तो ये कितना इंपॉर्टेंट इश्यू होगा इन दोनों बातों पे? आपने पॉइंट कहा जहां पे आपने कहा कि हॉस्पिटल का कैश फ्लो अगर सॉल्व नहीं होगा तो हॉस्पिटल्स इसके लिए मानेंगे नहीं कैशलेस के लिए। ये तो बहुत ही वैलिड आर्गुमेंट है कि अगर कोई हॉस्पिटल को पता चलता है कि उसके क्लेम्स पे नहीं होंगे, फाइनल जो उनको पैसे आने अगर वो टाइम पे नहीं आएंगे, तो ये कैशलेस एवरीवेयर एक्चुअल ग्राउंड पे ऑपरेट नहीं करेगा, हॉस्पिटल्स इसको अग्री नहीं करेंगे। तो ये तो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो जीआईसी को सारे इंश्योरेंस कंपनी के साथ रहकर सॉल्व करनी पड़ेगी कि इंश्योरेंस कंपनीज राइट टाइम पे हॉस्पिटल, जो छोटे हॉस्पिटल जैसे आपने कहा, उनको पेमेंट्स करें। तो दूसरा चीज आपने कहा वो ये है कि बेसिकली जो कॉस्ट के टर्म्स है वो हर इंश्योरेंस कंपनी के हॉस्पिटल्स के साथ अलग अलग होंगे। तो ये इसमें अभी करंटली जो डिस्कशन हो रही है, जितना मुझे पता है, उसमें टर्म्स जो है वो कॉस्ट के टर्म्स इंक्लूडेड नहीं है। ये सिर्फ जो पेमेंट मैकेनिज्म है उसको अभी फिलहाल सॉल्व किया है जीआईसी ने कि कोई भी हॉस्पिटल में इंश्योरेंस कंपनी जो भी हो उसमें आपको कैशलेस मिल सकता है। तो अब जो पेमेंट होगा हॉस्पिटल को, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर वहां पे नहीं है तो बेसिकली पे होगा इंश्योरेंस कंपनी के जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके हिसाब से, और जो भी पेएबल नहीं होगा, जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी में जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके हिसाब से जो भी डिडक्शन होंगे वो कस्टमर पे करेगा। तो इसमें कोई कॉस्ट रिलेटेड अभी नेगोशिएशन नहीं हुआ है जितना तक मैं जानता हूं। ये सिर्फ एक पेमेंट मैकेनिज्म अभी सॉल्व किया है। और ये आपने बहुत राइट पॉइंट कहा है कि अगर हॉस्पिटल की प्रैक्टिकल डिफिकल्टी सॉल्व नहीं हुई तो ये फेल हो सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि जीआईसी और इंश्योरेंस कंपनीज हॉस्पिटल के जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करे ताकि ये एक्चुअल ग्राउंड पे काम करे। एब्सोल्युटली। मैं इससे पहले आशुतोष जी के पास जाऊं, मैं फटाफट से डॉक्टर ज्ञानी के पास जा रहा हूं। एक इसी से क्योंकि मिलता जुलता सवाल है सब मेरे मन में बार बार ये आता है कि इतना बड़ा फैसला जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने ले लिया, जीआईसी ने ले लिया, बट क्या इसमें हॉस्पिटल्स के साथ कोई बातचीत की गई है? क्योंकि अल्टीमेटली जो हम बात कर रहे हैं, अगर ये एक तरफा प्यार हुआ तो फिर इसका खामियाजा तो एक कंज्यूमर ही भुगतेगा।
डॉक्टर ज्ञानी से हमारा संपर्क शायद कट गया, मैं वापस आऊंगा उनके पास। और अब मैं चलता हूं आशुतोष जी के पास। आशुतोष जी, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, ये जो पूरा आपको ताना बाना नजर आ रहा है कि कैशलेस हो जाएगा, क्योंकि इंश्योरेंस को लेकर कंज्यूमर कई बार अपने आप को ठगा महसूस करता है, उसको ऐसा लगता है कि वादा कुछ और किया गया, अब हॉस्पिटल गए तो वहां पर कुछ और कहानी नजर आती है। खास तौर से कैशलेस में तो इतने डिस्प्यूट्स हैं, आप जानते हैं। तो आपको लगता है कि ये कुछ आम कंज्यूमर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाने में ये आइडिया कारगर होगा? देखिए, आइडिया तो ये बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और बाकी बहुत सारे कंट्रीज में यही प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस लोग इमरजेंसी के सिचुएशन में ही लेते हैं। और मेडिकल जब इमरजेंसी आती है या ऐसा कोई सिचुएशन अराइज होता है, तो उस समय पैसे को अरेंज करना और सारा ट्रीटमेंट लेने के बाद जो है रिम्बर्समेंट आपको इंश्योरेंस कंपनी से मिले, और उसमें पूरा प्रोसेस को फॉलो करना, इस पूरे प्रोसेस जो फॉलो करने में जो इंसान के ऊपर जो स्ट्रेस आता है, जो भी बीमार हुआ है या जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है, या उसकी फैमिली के ऊपर, वो स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है। कई बार उनको क्रेडिट कार्ड यूज करना होता है, जिसका काफी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको पे करना पड़ता है, तब जाकर के उनको जो है क्लेम रिम्बर्स होता है उसका इंश्योरेंस कंपनी से। तो कैशलेस ऑब्वियसली उनको बहुत ईज करेगा। अब जो डिफिकल्टीज जो आएंगी, वो मुझे लगता है कि एक तो थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स, जो हमारा आज भी कैशलेस पहले भी था, ऐसा नहीं कि कैशलेस पहले बिल्कुल नहीं था, वो था। तो उसको टीपीए जो है, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, उसको सेटल करता था क्लेम्स को। किसी भी जो इंश्योर्ड व्यक्ति है, उसको जो है मेडिक्लेम पॉलिसी को, उसमें एक इशू ये आएगा कि मान लीजिए एक ही तरीके की बीमारी है, एक ही प्रॉब्लम है, अब उसमें अलग अलग हॉस्पिटल के अलग अलग बिल्स होंगे। कोई हॉस्पिटल जो सेम ट्रीटमेंट के लिए बहुत हाई चार्ज करेगा, और कोई हॉस्पिटल उसके लिए एक रिजनेबल चार्ज करेगा। तो इंश्योरेंस कंपनी का पहले एक ये भी सोच था कि अगर हम इसको कैशलेस ज्यादा नहीं रखते हैं, तो चूंकि रिम्बर्स करने का सिचुएशन है, तो इंश्योर्ड ऐसे ही हॉस्पिटल में जाएगा जिसको वो अफोर्ड कर सके, तो उसकी अफोर्डेबिलिटी के बाहर वो खुद नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो इंश्योरेंस का जो मान लीजिए कि सम एश्योर्ड है, किसी का 5 लाख का इंश्योरेंस है, तो वो वैसे ही हॉस्पिटल में जाना पसंद करेगा या चाहेगा जो वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स हो उसके हिसाब से। हो सकता है उसके चार्जेस हाई हों, और उस समय जो है टीपीए जो है इस पे ऑब्जेक्शन ले कि ये ट्रीटमेंट जो जिसके लिए क्लेम जो है रेज किया गया है, ये कम में भी ट्रीटमेंट हो सकता था। तो इस तरीके के डिस्प्यूट्स ना हो और अल्टीमेटली कंज्यूमर का नुकसान ना हो, ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और इसके अंदर मुझे लगता है हॉस्पिटल्स को भी बहुत ही सेंसिबली लेकर के चलना होगा, ताकि उनके पास जो है एक यूनिफॉर्म तरीके का जो बिलिंग सिस्टम है उसको वो अडॉप्ट करें, ताकि कैशलेस फैसिलिटी के लिए ना तो कंज्यूमर को प्रॉब्लम आए और ना ही इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम सेटल करने के टाइम में जो है प्रॉब्लम आए। ये और यस, इसके अंदर यस, जो जी एब्सोल्युटली। लीगल एस्पेक्ट्स तो हर अस्पताल में अब कैशलेस इलाज हो पाएगा, कैशलेस एवरीवेयर, ये एक नई अवधारणा उभर कर सामने आई है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने कहा था कि भाई क्या इमरजेंसी में इसका इस्तेमाल होगा, हमारी टीम ने थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दिया, तो मैं ही इसको क्लियर कर दूं। देखिए, बात ये है कि जो इलेक्टिव प्रोसीजर्स होते हैं, यानी कि जो आपके प्लान्ड होते हैं, नॉन इमरजेंसीज होते हैं, जिसमें ऑपरेशंस वगैरह होता है, तो उसमें आपको इस तरह के कैशलेस इलाज के लिए, क्लेम के लिए 48 घंटे पहले बताना होगा। और अगर कोई इमरजेंसी है तो फिर आपको विद इन 48 आवर्स, यानी कि 48 घंटे के अंदर बता देना होगा, और वो अगर अप्रूव हो जाता तो कैशलेस में आ जाएगा। तो इमरजेंसी में भी कैशलेस का आप इस्तेमाल इस स्कीम के थ्रू कर सकते हैं। तो ये क्लैरिफाई हो गया। अब मैं डॉक्टर ज्ञानी के पास चल रहा हूं, अधूरा सवाल रह गया था। ज्ञानी से बात यही है कि हॉस्पिटल से, हॉस्पिटल चेन से क्या इंश्योरेंस कंपनीज ने कोई बात की है, या ऐसा तो नहीं है कि ये वन साइडेड लव अफेयर टाइप का हो जाए? देखिए, जीआईसी के साथ हमारी एक मीटिंग बॉम्बे में हुई थी, और उसमें तमाम बातों में चर्चा हुई थी कि हम इसको कैसे आगे बढ़ाएं, क्योंकि बहुत समस्याएं आ रही थी हमारी पेमेंट के ऊपर, कार्टलाइजेशन के ऊपर, कई इंश्योरेंस कंपनी मिल के दबाव डाल रही थी। उन तमाम मुद्दों पे बात हुई थी और हमने अपने इनपुट उनको वहां पे दिए थे। तो लेकिन ये एग्जैक्टली ये हमें पता नहीं था उस समय, शायद उनको भी पता नहीं था कि इस तरह की कोई स्कीम आने वाली है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि पेमेंट की जो समस्या है कुछ हद तक सॉल्व होने वाली है, क्योंकि नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज इस नाम का प्लेटफॉर्म बनाया गया है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने बनाया है, और इसमें IRDA के साथ मिलकर बनाया है ये वाला। इसका नाम है NHCX, नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज।
ओके। तो हमें लगता है कि हॉस्पिटल की काफी समस्याएं वहां से सॉल्व होंगी, जो कैश फ्लो की हम बात कर रहे थे। हम्म। लेकिन सिर्फ रेट्स के ऊपर एक चर्चा अभी और होनी है कि कैसे रेट्स हमारे फिक्स होंगे, छोटे अस्पताल से बड़े अस्पताल से, छोटे इंश्योरेंस कंपनी से बड़े इंश्योरेंस कंपनी के जो रेट्स होंगे वो कैसे उसका सामंजस्य बिठाया जाएगा। ओके। वो थोड़ा सा इशू है, मेरे ख्याल से इसका हम सोल्यूशन निकाल लेंगे, क्योंकि तो नेशनल एक मेरा सवाल है बड़ी सर। अच्छी। प्रॉब्लम ये एक जो पुराना जो आपने इंपॉर्टेंट बात बोली कि जो इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से है, लेकिन एक इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से हॉस्पिटल्स पर भी आरोप लगते हैं कि जैसे ही हॉस्पिटल्स को पता लगता है कि साहब ये तो इंश्योरेंस के दायरे में है, तो फिर मेडिकल बिल को इन्फ्लेट करने के तरीके शुरू हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि जिसके पास इंश्योरेंस है उसके लिए इलाज का दूसरा तरीका और जिसके पास इंश्योरेंस है उसके लिए दूसरा तरीका, इन्फ्लेटेड बिल्स, और इसका दबाव फिर इंश्योरेंस कंपनीज पर पड़ता है। तो इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, इसके लिए बहुत पहले एक सुझाव दिया गया था हम्म। कि इंश्योरेंस कंपनी के पास एक्सपर्ट्स तो होते नहीं हैं जो इस क्लेम को समझ पाए या हमारे प्रोसीजर को समझ पाए कि हमारे डॉक्टर ने वो प्रोसीजर क्यों चुना। इसके लिए हमने सोचा, कहा था कि एक हमारे यहाँ एक मेडिकल ऑडिट नाम की चीज होती है। ओके। अगर हम इंश्योरेंस जीआईसी और हॉस्पिटल मिलके एक ऐसी छोटी बॉडी गठन कर दें जिसका काम यही हो कि ऐसे इश्यूज में वो मेडिकल ऑडिट टीम जो जाए और वो उसको वो असेस करे, हम्म। तो इससे समाधान दोनों तरफ से निकाला जा सकता है। गुड गुड, ये हाँ, दैट्स अ इंपॉर्टेंट पॉइंट सर। मेडिकल ऑडिट, इस पर हम भी कहते रहे हैं मेडिकल ऑडिट होना चाहिए सबका, इंश्योरेंस कंपनी से लेकर। अगर एक मिलजुल कर अगर एक मैकेनिज्म बनाया जा सकता है तो बहुत अच्छा, लेकिन मेडिकल ऑडिट से बढ़िया इस देश में आम कंज्यूमर के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। चोपड़ा साहब, फटाफट से एक जो चिंता उभर कर सामने आ रही है, मैं कल से कई लोगों से बात कर रहा हूं, मैंने कल डॉक्टर ज्ञानी से भी पूछा था, ऐसा तो नहीं होगा कि इंश्योरेंस कंपनीज बोलेंगी कि साहब हमारा अब दायरा बढ़ गया है, हमारा अब दायरे में ज्यादा लोग आ गए हैं, अब हमें ज्यादा क्लेम्स भी देने पड़ेंगे, तो लीजिए साहब अब ये हमने स्कीम तो ला दी और आपका इंश्योरेंस प्रीमियम अब हमने महंगा कर दिया और उसका एक वैलिड रीजन हमारे पास है। ऐसा तो नहीं हो जाएगा? महंगा तो नहीं जाएगा सर इंश्योरेंस? एक तो शॉर्ट टर्म में जो प्रीमियम्स बढ़ रहे हैं वो उसके रीजंस तो जो है वो रेगुलरली हम बात करते ही है उसके ऊपर के इन्फ्लेशन और उसके रीजंस है। लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि अगर ये कैशलेस एवरीवेयर अच्छे से अगर एग्जीक्यूट होता है तो इनफैक्ट लॉन्ग टर्म में इंश्योरेंस प्रीमियम्स कम हो सकते हैं। उसका रीजन ये है कि सारे इंश्योरेंस कंपनीज अगर साथ में नेगोशिएट करते हैं एक हॉस्पिटल के साथ, अगर साथ में वो रेट्स फाइनल करते हैं और एक बल्क रेट डिसाइड करते हैं फॉर ट्रीटमेंट्स, तो बेसिकली ट्रीटमेंट का जो एवरेज कॉस्ट है वो गिरेगा। ये बहुत सारी दूसरी कंट्रीज में होता है कि जहां पे इंश्योरेंस कंपनीज साथ में या एक इंश्योरेंस कंपनी का काफी बिजनेस होता है एक हॉस्पिटल के साथ और उसके कारण वो अच्छे नेगोशिएट कर सकते हैं रेट। जैसे जिप्सा के केस में जहां पे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स साथ में इंश्योरेंस कंपनीज जो थे वो साथ में काम कर रहे थे, वहां पे उन्होंने कॉन्ट्रैक्टेड रेट्स किए थे जो कम थे दूसरे, आप अगर रेगुलर हॉस्पिटलाइजेशन अगर करें तो उससे। तो अगर ट्रीटमेंट के रेट्स लॉन्ग टर्म में अगर इंश्योरेंस कंपनीज नेगोशिएट कर पाएगी ऑन बल्क, तो इसके कारण इंश्योरेंस प्रीमियम इनफैक्ट कम हो सकते हैं, इज व्हाट आई वुड से कि एब्सोल्युटली। इसका अच्छा एक एंड दिस रास्ता निकल सकता है। क्योंकि एब्सोल्युटली। आज क्या हो रहा है कि देयर इज नो रेगुलेशन ऑन द हॉस्पिटल साइड कि हॉस्पिटल क्या बिल चार्ज कर रहा है किस चीज के लिए, जिसके ज्ञानी सर ने कहा कि बेसिकली उसके लिए ऑडिट होना चाहिए। बट ये भी एक रास्ता है कि सारे इंश्योरर्स Absolutely. I forgot to mention कि apart from medical audit, अभी एक मेडिकल रेगुलेटर लाने की बात सरकार ने कही है और इसको भी अब अमली जामा पहनाया जाएगा कि एक रेगुलेटर आए जो कि हॉस्पिटल्स में चार्जेस वगैरह के पूरे ताने बाने को रेगुलेट करे। आशुतोष जी, अपने एक्सपीरियंस से आप टिप्स दें। कोई भी देखिए, जब क्लैरिटी नहीं होती है, जब एक नियम और शर्तें इस तरह से बनाई जाती हैं कि वो साफ होती भी और नहीं भी होती हैं, तब मामला लिटिगेशन में जाता है। क्या आप आम कंज्यूमर को सलाह देंगे कि वो एक मेडिकल इंश्योरेंस लेने से पहले, कैशलेस लेने से पहले किन बातों को ध्यान में रखें ताकि उसको आगे चलकर एक तो ठगी का शिकार ना हो और दूसरा अगर मामला माना लिटिगेशन में चला गया तो फिर चीजें उसके पक्ष में रहें? देखिए, इसमें तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो किस इंश्योरेंस कंपनी से वो पॉलिसी ले रहे हैं और कितना उनका किस तरीके का रेपुटेशन है कंपनी का, किस तरीके का क्लेम सेटलमेंट रेशियो है और कितने लिटिगेशंस उनके ऊपर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कंज्यूमर आज की डेट में हर तरीके को देखता है
माउथ पब्लिसिटी या किसी रेफरेंस से ही वो चाहता है कि कोई ढंग के इंश्योरेंस कंपनी को वो चूज करे जो क्लेम के टाइम पे जो है उसको प्रॉब्लम ना आए और क्लेम उसका इजी वे में सेटल हो। और जहाँ पे कैशलेस का जो अभी आ रहा है ये जो फैसिलिटी, उस फैसिलिटी में उसको जो है इजी वे में सेटलमेंट हो। अब जैसे 48 आवर कहा गया और 48 आवर के पहले अगर वो सारे फॉर्म्स भर करके इंफॉर्मेशन दे देता है तो फिर उसमें कोई नए जो है टेक्निकल इश्यूज नहीं आने चाहिए कि भाई ये प्री एग्जिस्टिंग डिजीज था, आपने इसके बारे में डिस्क्लोज नहीं किया, या ये हम इसको सेटल नहीं करेंगे, या हम इसमें इतना % ही हम सेटल करेंगे, बाकी का आपको खुद से पे करना होगा। तो इस तरीके के बहुत सारे इश्यूज हो सकता है कि आगे चल करके आए। और ऑब्वियसली देखिए जहाँ लिटिगेशन होता है, जहाँ डिस्प्यूट होता है, वो तो फिर लिटिगेशन में इशू जाता ही है, चाहे वो कंज्यूमर कोर्ट में जाए या किसी दूसरे कोर्ट में जाए। बट उसको अवॉइड करने के लिए मुझे लगता है कि जो बेस्ट रेफरेंस है वो जो ले सकते हैं, जो चूज कर सकते हैं, वो किस सिटी में रहते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है कि वो इंश्योरेंस कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ है या क्लेम सेटलमेंट बिल्कुल, यानी कि बेसिक होमवर्क कर लें। ये इंपॉर्टेंट जानकारी आपने दी। काम की बात एक आम व्यक्ति के लिए जो नया बीमा ले रहा है या पुराना भी है और आगे उसको किसी तरह में अपग्रेड कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहा आज का। थैंक यू सो मच आप तीनों का। डॉक्टर गिरधर ज्ञानी, थैंक यू सो मच सर, वक्त निकाला आपने। महावीर चोपड़ा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए। आशुतोष जी, थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए। आपकी खबर, आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।